चैप्टर 4 डायनामिक्स। अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि एक बॉडी फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रही है तो कितने वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। एक बॉडी जब ट्रैवल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, उसको मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, उसकी वेलोसिटी को मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, उसकी उसमें जो एक्सेलरेशन है उसको मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, ग्राफिकली, क्वालिटेटिवली। तो अच्छा, अब वो बॉडी जब ट्रैवल कर रहा है तो किसकी वजह से ट्रैवल कर रहा है? वो बॉडी ट्रैवल कर रहा है फोर्स की वजह से। तो फोर्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सही है, क्योंकि कोई भी बॉडी को आपने मोशन यानी फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी एक्सेलरेट, सही है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास। व्हेन यू पुश ए ट्रॉली इन ए सुपरमार्केट और पुल ए केस बिहाइंड यू at an airport, you are exerting a force. You are exerting. When you hammer in a nail, a force being exerted. When you drop a book or it fall to the floor, the book is falling because of the force of gravity. When you lean against a wall or sit on a chair, you are exerting a force. Force can change the shape or dimension of the bodies. You can crush a drink can by squeezing it and applying a force. You can stretch a rubber band by pulling it. In everyday life, we have a good understanding of what is meant by force and the situation in which force are involved. In physics, the idea of force is used to add detail to the description of moving objects. समझ आ गया आपको? इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, as with all physical quantities, a method of measuring force must be established. One way of doing this is to make use of the fact that force can change the dimensions of bodies in a reproducible way. It takes the same force to stretch a spring by the same change in length, provided the spring is not or stretched by applying a very large force. अच्छा, जब भी आप एक बॉडी को स्ट्रेच करोगे तो आपने पढ़ा होगा कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x माइनस x होते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा स्ट्रेच स्प्रिंग में कि मेरे साथ जो स्प्रिंग होता है उस पर मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा, सही है, फोर्स जो अप्लाई करूंगा वो इस एक्स इसकी स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा, सही है। तो इसका एक लिमिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इस फोर्स का एक लिमिट होगा। उस लिमिट के बाद उस लिमिट के बाद x इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि इस तरह होगा। लेट्स से मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, जितना फोर्स को इंक्रीज करते जाऊं x भी इंक्रीज होता जा रहा है, सही है। तो एक लिमिट आएगा जिसके बाद मैं फोर्स को इंक्रीज करते जाऊं तो x इंक्रीज नहीं होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग उसके बाद टूट जाएगा। तो ये मेरे साथ f लिमिट है। बिल्कुल, उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, एग्जैक्टली डिफॉर्म हो जाएगा। तो अच्छा, इट टेक द सेम फोर्स टू स्ट्रेच स्प्रिंग बाय द सेम चेंज इन लेंथ, provided the spring is not overstretched by applying a very large force. This principle is used in spring balance. A scale shows how much the spring has been extended and the scale has been calibrated in term of force. Calibration means उस यानी कितना फोर्स उस पर अप्लाइड होगा, तो उसको हम यानी किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 मीटर यानी स्प्रिंग में अगर 1 मीटर इलोंगेशन आ जाए तो 1 किलोग्राम होगा, तो जब 2 मीटर आ जाए तो 2 किलोग्राम होगा, तो 3 मीटर, तो उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह का एक स्केल होता है, उसके नीचे स्प्रिंग होता है और इस तरह नीचे एक पेन सा होता है, तो उस पर हम चीज़ें रख लेते हैं जो किसी को, ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे मोस्टली, सही है। तो जितना फोर्स एक्ट होगा और जितना कैलिब्रेशन या इसमें इलोंगेशन आएगा इस स्प्रिंग के एक्स की वैल्यू में, तो उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं यहाँ पे किलोग्राम में। यहाँ पे एक नीडल होगा जो 0 पे होगा, जब इसमें हम कुछ रख देते हैं तो वो इस तरह नीडल लेट से यहाँ पे आ गया 4 किलोग्राम, तो इसको हम इस तरह कैलिब्रेट कर लेते हैं, सही है, कैलिब्रेशन। अच्छा, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू मेक द यूज ऑफ इट दैट फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ बॉडी इन ए रिप्रोड्यूसिबल। अच्छा, ये तो पढ़ लिए। A scale show how much the spring has been extended and the scale can be calibrated in terms of force. Laboratory spring balance are often called Newton balance because the Newton is the SI unit of force. अच्छा, इसमें एक दूसरी बात है, न्यूटन यहाँ पे। अच्छा, जब भी आप यूनिट के कुछ रूल्स होते हैं, सही है। न्यूटन इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट,
आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बट इट आल्सो द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? सही है। तो जब मैं साइंटिस्ट इन फिजिक्स लैंग्वेज, जब मैं साइंटिस्ट का नेम लिखूंगा तो उसमें मैं उसको मैं इस तरह लिखूंगा, सही है, यानी फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, so this will be the name of the scientist. But if I write Newton for unit, so the first letter must be in smaller case. So from first case I will understand that either this is the name of the unit or this is the name of the scientist. Okay, scientist के लिए आप जब भी like हेनरी इंडक्टर का यूनिट है। हेनरी नाम सुने हैं आपने पहले? अच्छा आपको, अच्छा हेनरी इंडक्टेंस हमारे पास एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। हमारे पास एक होता है कैपेसिटर, दूसरा होता है इंडक्टर। तो कैपेसिटर का यूनिट है फेरेड और इंडक्टर का यूनिट है हेनरी। तो हेनरी इज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो if you want to write the name of the scientist, so you will write like this. The first letter must be in capital form, but if you want to write it in unit form, so you will write like this, Henry. Okay, physics language में आप इसको इस तरह लिखोगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूटन इज एस अ यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स में साथ वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सही है। They have magnitude as well as direction. अच्छा, फोर्स मेरे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि 16 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लूं, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोन पे 16 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लो, सही है। तो मैग्नीट्यूड का तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे डायरेक्शन भी पूछूंगा कि आपने किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई किया, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो दिस विल मूव इन दिस वे। तो इसमें यानी डायरेक्शन भी बहुत नेसेसरी कंडीशन है फोर्स के लिए, इसलिए फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन by mean of a force diagram drawn to scale in which the force are represented by line of length proportional to the magnitude of force and in the appropriate direction. The combined effect of several force acting on a body is known as resultant force. सही है। जब आप सारे फोर्सेस को, लेट से इस ब्रेक पे मैं 3-4 फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, सही है, इस तरह भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस तरह भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस तरह भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो सबको सम अप करोगे तो जो एंड में एक फोर्स आएगा तो वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, सही है। अच्छा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स आप किस तरह फाइंड करोगे। अच्छा, इन फोर्स को आप रिजोल्व किस तरह करोगे, वो सारा हम एंड में पढ़ेंगे, सही है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आप न्यूमेरिकल में खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, फोर्स एंड मोशन। The Greek philosopher Aristotle believed that the natural state of body was a state of rest and that a force was necessary to move and to keep it moving. सही है, फोर्स नेसेसरी है उसको आइदर रेस्ट में लाने के लिए या उसको आइदर मोशन में, एक बॉडी को मोशन में करने के लिए आपको फोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशन। सो दिस आर्गुमेंट रिक्वायर्ड दैट ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। सही है, अगर फोर्स नेचुरल बात है, अगर फोर्स आप इंक्रीज करते जाओ तो आपका स्पीड भी इंक्रीज होता जाएगा। नियरली 2000 लेटर, अच्छा इसके बाद गैलीलियो ने उस पे ऑब्जेक्शन कर दिया है, उस यानी एरिस्टोटल के स्टेटमेंट पे गैलीलियो ने ऑब्जेक्शन कर दिया आफ्टर 2 ईयर्स। ये मैंने आपसे कहा था ना, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि आप कोई स्टेटमेंट दे दोगे, उसके बाद लोग साइंटिस्ट आएंगे और आप पे ऑब्जेक्शन करेंगे, सही है। तो जब आप कोई स्टेटमेंट दे दो तो वो थ्योरम होगा पहले, सही है। लेकिन अगर बहुत यानी अगर बहुत टाइम गुजर जाए और कोई भी आपके स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन ना करे तो इसको लॉ में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। व्हेन ए थ्योरम सर्वाइव फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम देन इट कन्वर्टेड इनटू लॉ। आप एक स्टेटमेंट दे दोगे, सही है, आपने स्टेटमेंट दे दी, सही है, वो बुक में यानी जिस तरह इस फिजिक्स के बुक में एरिस्टोटल का स्टेटमेंट पब्लिश हो गया है, उसके बाद
10 साल बाद या 200 साल बाद या 300 साल बाद कोई ऑब्जेक्शन उस आपके स्टेटमेंट पे ना आ जाए तो आपका स्टेटमेंट थ्योरी से लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नियरली 2000 ईयर लेटर, 200 साल बाद, नहीं 2000 ईयर, आफ्टर 2000 ईयर गैलीलियो ने उस पर एक क्वेश्चन एराइज किया। सही है कि ही सजेस्टेड, उसने क्या कहा, ही सजेस्टेड दैट मोशन एट ए कांस्टेंट स्पीड कुड बी जस्ट एज नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट। Motion at a constant speed could be just as a natural state of rest. He introduced an understanding of the effect of friction on motion. अच्छा, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि चाहे आप यानी आप फोर्स को जितना इंक्रीज करते जाओ तो आपका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। सही है, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अगर आप फोर्स को इंक्रीज करते जाओ तो स्पीड आपका इंक्रीज इतना नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक दूसरा फोर्स भी मौजूद है। वो दूसरा फोर्स कौन सा है? वो दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है जी, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे बिटवीन ग्राउंड एंड बॉडी देयर इज अनदर फोर्स एंड दैट फोर्स इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आ गया आपको? बस ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। अच्छा, इमेजिन ए हैवी बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने कहा इमेजिन हैवी बॉक्स पुश अलोंग ए रफ फ्लोर एट कांस्टेंट स्पीड। देखा, अच्छा इसमें इस सारी इस पैराग्राफ में इसने क्या कहा है, इसने कहा कि अगर आप स्मूथ सरफेस पे इस बॉडी को पुश कर लो तो वहां पे इतना फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको रफ सरफेस पे पुश कर लो तो वहां पे आपको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहां पे ऑपोजिट फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। समझ आ गया आपको? अच्छा, उसके बाद नीचे क्या कहा है कि गैलीलियो रियलाइज्ड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज ए फोर्स दैट इज ऑपोजिट। वही बात है जो मैंने आपको कह दी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स। When the box is moving at constant speed, the pushing force is exactly equal to the frictional force, but in opposite direction, so that there is a net force of zero acting on the box. In the situation of vanishingly small friction, the box will continue to move with constant speed, but because there is no force on the. अच्छा, so this is अच्छा, ये मेरे साथ एक बॉडी है, सही है, इसको मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, एफ फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, और यहाँ पे मेरे साथ ग्राउंड है, ये मेरे साथ ग्राउंड है, सही है। तो ग्राउंड और इस बॉडी के दरमियान एक दूसरा फोर्स होगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, सही है, उसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, सही है। अच्छा, अगर ये माई फोर्स, इफ माई फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, देन दिस बॉडी विल बी इन रेस्ट पोजीशन, इन रेस्ट पोजीशन, सही है। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो मेरे साथ ये रेस्ट पोजीशन में होगा, बट इफ माई फोर्स रेस्ट पोजीशन मतलब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, नहीं, वो रेस्ट में होगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मेरा फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इक्वल हो जाए, मींस इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है रेस्टिंग पोजीशन पे है तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह का एक हर्डल आ गया, सही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे तो उसको कौन सा फोर्स इक्वलाइज करेगा? ये एफ, स्मॉल एफ। तो बॉडी रेस्ट में होगा, आप उसको ऊपर नहीं खींच सकते। बट इफ यू इंक्रीज योर ऑन फोर्स, इफ योर ऑन फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, देन दिस बॉडी विल बी इन मोशन, सही है। अच्छा, ये बॉडी कब ट्रेवल करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, सही है। लेट से जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, लेट से आपने यहाँ पे 48 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिए, वो कांस्टेंट फोर्स है, सही है। फ्रिक्शनल फोर्स भी कांस्टेंट है, मींस आपका जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्मूथ है, और फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास लेट से 18 न्यूटन है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया 30। नेट फोर्स आपके पास 30 न्यूटन हो जाएगा। 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 30, सही है। तो इस बॉक्स पे एक ही फोर्स अप्लाई होगा, वो कितना? 30 न्यूटन, एंड दैट इज कांस्टेंट फोर्स। सो ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स दिस बॉडी विल ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए तो इट मींस दिस बॉडी विल ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ आ गया आपको? यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है?